कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अधीरा को लेकर सब घर पहुंच गए थे और सारे हॉल में बैठ गए। कुछ देर तक सब बातें करने लगे। फिर अवधेश जी बोले, कल्याणी चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वीर बोला, पापा आप माँ और सपना को आज यहीं रहने दीजिए। हम कुछ देर के लिए ऑफिस जाएंगे तो हम अधीरा को अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे तो यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, पर घर का कोई मेंबर नहीं है तो किसी अपने का अधीरा के साथ रहना जरूरी है ताकि वो उसे दवाई और खाना समय से खिला सके। हम अधीरा को लेकर कोई लापरवाही नहीं चाहते। हम अधीरा को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जाते ही ये कुछ ना कुछ खुरापात में लग जाएगी। आप लोग इसका ध्यान रखना और इसे कुछ मत करने देना। पूरा दिन बस ये आराम करेगी। वीर की बात सुनकर अधीरा को छोड़कर बाकी सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अधीरा का मुंह बन चुका था। अवधेश जी अधीरा का बुरा सा मुंह देखकर बोले, बेटा बुरा नहीं मानते, दामाद जी ठीक ही तो कह रहे हैं। अभी तुम्हें बस आराम करना है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। फिर वो कल्याणी जी की तरफ देखकर बोले, अच्छा ठीक है कल्याणी, आज आप सपना के साथ यहीं रुक जाइए। मैं दोपहर के समय आपके और सपना के कपड़े पकड़ाने आ जाऊंगा और कल आपको लेने आ जाऊंगा। कल्याणी जी ने हाँ में सिर हिला दिया और अवधेश जी अपनी दुकान पर चले गए। अनुराग ने जब ये सुना कि सपना आज अधीरा के साथ रहने वाली है तो उसका दिल उदास हो गया। पर फिर उसने सोचा कि शाम को अधीरा से मिलने के बहाने वो भी यहीं आ जाएगा और सपना के साथ वक्त बिताएगा। अवधेश जी के जाने के बाद वीर अपने कमरे में चला गया और वॉशरूम में जाकर शावर लेकर नीचे आया। तभी संजना का फोन आ गया। वीर संजना की कॉल पिक करके सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ संजना। संजना ने पूछा, भाई अब भाभी कैसी है? क्या भाभी को होश आ गया? वीर बोला, होश भी आ गया है और डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी दे दिया है। हम तुम्हारी भाभी को लेकर घर आ गए हैं। ये सुनते ही संजना खुश हो गई और खुश होकर बोली, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भाभी से मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी, पर अब मैं वहीं आ रही हूँ। वीर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है यहीं आ जाओ। वीर अधीरा से अकेले में मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, पर फिर कल्याणी जी और सपना की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अधीरा से अकेले में कैसे मिले। उसका दिल अधीरा को अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रहा था, पर किस बहाने से अधीरा को अलग ले जाए वो ये सोच ही रहा था कि अनुराग बोला, वीर तैयार हो तो ऑफिस चले। यह सुनते ही वीर ने अनुराग को घूर कर देखा तो अनुराग अपने मन में बोला, ये मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है? मैंने तो बस ऑफिस चलने के लिए ही तो कहा था। तभी कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा आप ऑफिस चले जाइए, हम है ना अधीरा के पास, आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए। अधीरा वीर की तरफ ही देख रहा था। वीर ने भी अधीरा की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। दोनों के दिल धड़क रहे थे। एक अजीब सी कशिश दोनों को अपनी ओर खींच रही थी। उन दोनों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। सपना ने अधीरा को कोहनी मारी। सपना की कोहनी मारने से वो होश में आई। सपना बोली, जीजू को खाने का इरादा है क्या बुक्कड़ तेरा, जो ऐसे देख रही है? अधीरा ने सपना को घूर कर देखा तो सपना ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। वीर उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है हम ऑफिस जा रहे हैं माँ, आप अधीरा का ध्यान रखना। ये कहकर वीर चला गया। अनुराग भी एक नजर सपना को देखकर उसके पीछे पीछे चला गया। वीर गाड़ी में बैठ गया। अनुराग ड्राइवर के सीट के पास बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। ऑफिस में पहुंचकर वीर अनुराग के साथ अपने कैबिन में आ गया। वीर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अनुराग उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वीर अनुराग को देखकर बोला, क्या खबर है? उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? तो अनुराग बोला, वो लोग अधीरा को ढूंढ रहे हैं पर अभी किसी से नहीं मिले। तो वीर बोला, बस बहुत हो गया, उन लोगों को उठवा लो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। एक बार तुम उनको उठवा लो फिर उनका मुंह तो हम खुलवा लेंगे। अनुराग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किसी को फोन लगा दिया। फोन पर बात करके वो वीर से बोला, जल्दी ही हमारा काम हो जाएगा। वीर और अनुराग कुछ देर और बातें करते रहे। फिर अनुराग उठकर वीर के कैबिन से बाहर निकल गया और वीर अधीरा के ख्यालों में खो गया। उसे रात की बातें बार बार याद आ रही थी।
जब उसकी जान, उसकी अधीरा उसे पहचान कर उसके गले लग गई थी। उस पल के बारे में सोच सोच कर ही उसके दिल में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। वो आज बहुत खुश था। उसे बस अब रात का इंतजार था जब वो अपनी अधीरा को अपनी बाहों में ले सकेगा। उधर दोपहर को करण सोकर उठा और फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो रागिनी उसे मिल गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गई। करण को देखकर वो गुस्से में बोली, उठ गए नवाब साहब, ये कौन सा टाइम है उठने का? कुछ दिनों से देख रही हूं मैं, तुम्हारा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं है। किन चक्करों में लगे हुए हो तुम आजकल? हमारा सारा फोकस इस समय वीर के ऊपर होना चाहिए। कुछ ही समय रह गया है वीर की शर्त पूरी होने में। वीर जायदाद के लिए अब किसी से भी शादी कर सकता है। करण बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए। जैसे 3 साल पहले मैंने उसे उसकी महबूबा से अलग कर दिया था, वैसे ही इस बार भी होगा। वो अब तक तो उसी के गम से बाहर नहीं निकला और अगर इस बार भी उसने शादी करने की कोशिश की तो उसको भी उसकी जिंदगी से गायब कर दिया जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, जैसे वो अब तक जान नहीं पाया कि उसकी महबूबा अचानक कहाँ गायब हो गई। रागिनी बोली, वो तो तुम्हें सही समय पर उस लड़की का पता चल गया और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। 3 साल पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया है। अब वो वीर बहुत ताकतवर हो गया है। उसके साथ अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, बस किसी तरह से शर्त का समय पूरा हो जाए तो मैं भानु जी से सब कुछ तुम्हारे नाम करवा लूंगी। पर तुम्हारे ढंग देखकर लग रहा है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। कब तक मैं तुम्हारी हरकतें छुपाती रहूंगी? अगर तुम्हारे बाबा को तुम्हारी हरकतों की जरा सी भी खबर लग गई तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं आने वाला। करण गुस्से में बोला, नहीं है वो मेरे बाबा, हर टाइम बस अपने बेटे की तारीफ करते रहते हैं। नहीं अच्छे लगते वो मुझे। आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं उन्हें। रागिनी गुस्से में बोले, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश मत करो। कुछ टाइम की बात है, एक बार सब कुछ हमारे हाथ आ जाए फिर जो मर्जी वो करना। लेकिन अभी अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाओ। करण बोला, ठीक है माँ, पर प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के बाद आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उन्हें बाबा कहूंगा। ये कहकर करण गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला गया। इधर भानु प्रताप जी ने ऑफिस में आकर अपने वफादार मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाया और उन्होंने मैनेजर से उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल मांगी जो प्रोजेक्ट्स करण संभाल रहा था। मैनेजर पहले तो बताते हुए डर रहा था, पर फिर उन्होंने भानु प्रताप जी को बता दिया कि किसी भी प्रोजेक्ट पर करण का ध्यान ही नहीं है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। और तो और करण काफी पैसों का घोटाला भी कर चुका है। वो ऑफिस सिर्फ दिखावे के लिए आता है और अपना सारा काम अपनी सेक्रेटरी से करवाता है। ये सुनकर भानु प्रताप जी के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, हमें रागिनी और करण के बैंक डिटेल्स चाहिए। ये काम आज ही हो जाना चाहिए और करण ने आज तक जितना फ्रॉड किया है वो भी हमें सबूत के साथ चाहिए। जाइए और जाकर अपने काम में लग जाइए। और एक बात और, इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। ये काम आपको चुपचाप करना है। आपके और मेरे अलावा ये खबर किसी तीसरे को नहीं लगनी चाहिए। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया और भानु प्रताप जी के कमरे से निकल गया। भानु प्रताप जी अपने मन में बोले, आप और करण क्या है रागिनी, ये सब कुछ हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। आप वो नहीं हो जो हमें लगती थी, आप कुछ और हैं और हम इसका पता लगा ही लेंगे। शाम का समय था। वीर अनुराग के साथ ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। वीर की गाड़ी के 2 गाड़ियां आगे थी और 2 गाड़ियां पीछे थी। वीर की गाड़ी के स्टार्ट होते ही सारी गाड़ियां स्टार्ट हो गई। वीर की गाड़ी एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास आकर रुकी। ये गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वीर अपनी गाड़ी से उतरा, उसके साथ अनुराग भी था। दोनों उस फैक्ट्री के अंदर चले गए। अंदर जाकर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें अंधेरा था। वीर के आते ही उस हॉल में लाइट जल गई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। उस हॉल में 2 आदमियों को चेयर पर हाथ पैर बांध कर बैठाया हुआ था और उन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वीर अंदर आया तो अनुराग के इशारे पर एक आदमी ने
एक चेयर उन दोनों के सामने रख दी। वीर उस पर अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गया और अपनी कठोर आवाज में बोला, सिर्फ एक सवाल, और अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और अगर गलत जवाब दिया तो यहाँ से तुम दोनों की लाश ही बाहर जाएगी। फिर वीर थोड़ा झुककर उनके करीब आकर बोला, उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसने कहा तुम्हें ढूंढने को? याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। फिर हमें मत कहना कि पहले नहीं बताया था, क्योंकि 2 बार सवाल पूछने की हमें आदत नहीं है। उनमें से एक आदमी डर गया। वो बोला, मैं बताता हूँ, पर आप मुझे छोड़ देना। हमें उस लड़की को ढूंढने के लिए हमारे बॉस मदन दादा ने कहा है। इसके अलावा हम कुछ और नहीं जानते। वीर ने उस आदमी के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, ठीक है, हम यकीन कर लेते हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर उसने झटके से उसका मुंह छोड़ दिया और वो अपनी चेयर सहित पीछे की ओर गिर गया। वीर अपनी चेयर से उठा और बाहर निकल गया। फैक्ट्री से बाहर आकर उसने अनुराग से कहा, उठा लो मदन दादा को और अभी उन लोगों को मत छोड़ना। पहले हम असली खिलाड़ी तक पहुंच जाएं तो उन लोगों को छोड़ देना। हमें सिर्फ वो चाहिए जो अदीरा को ढूंढ रहा है। इन सब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम एक बिजनेसमैन हैं, कोई गुंडे नहीं। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया और वीर के साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। अनुराग ने अपने आदमियों को मदन दादा को उठाने का ऑर्डर दे दिया। वीर की गाड़ी हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। वीर और अनुराग हवेली पहुंच गए। उन्होंने अंदर आकर देखा तो संजना और सपना दोनों आपस में बातें करके खूब हंस रही थी और अधीरा ज्यादा नहीं बोल रही थी। वो बस मुस्कुरा रही थी। कल्याणी जी किचन में बंसी जी के साथ लगी हुई थी। वीर और अनुराग भी आकर उन तीनों के पास वाले सोफे पर बैठ गए। वीर अधीरा की प्यारी सी मुस्कान में खो गया और अनुराग सपना को निहारने लगा। वीर उन तीनों से बोला, क्या बात है, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? तो संजना बोली, भाई बस कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही गपशप कर रहे थे। तभी एक नौकर वीर और अनुराग के लिए पानी लेकर आ गया। दोनों ने पानी पीकर ग्लास ट्रे में रख दिया तो नौकर ट्रे लेकर चला गया। वीर ने अधीरा को देखकर पूछा, दवाई टाइम से ली है ना? जबकि ये बात और है कि वीर ने दिन में कितनी ही बार फोन करके अधीरा की तबीयत और दवाई के बारे में पूछ लिया था। अधीरा के कुछ कहने से पहले ही कल्याणी जी किचन से आते हुए बोली, बेटा दवाई भी समय से ली है, खाना भी समय से खाया है और आराम भी किया है। तुम चिंता मत करो, अधीरा अब बिल्कुल ठीक है। कल्याणी जी को भी वीर का अधीरा का इतना ख्याल रखना अच्छा लगा था। अब वो अधीरा की तरफ से बिल्कुल निश्चित थी। वीर और अनुराग ने कल्याणी जी को देखकर पांव छू लिए। कल्याणी जी बोली, जीते रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब चलिए आप दोनों फ्रेश होकर आइए, मैं डिनर लगा रही हूँ, पहले डिनर कर लेते हैं। वीर बोला, माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप थक जाएंगी, ये सब कोई और कर लेगा, आप आराम से बैठिए। वीर की बात सुनकर कल्याणी जी बोली, बेटा अपनों को खाना खिलाने से जो खुशी मिलती है उसका आनंद ही कुछ और है। आप मुझे ये आनंद लेने से मत रोकिए। वीर मुस्कुराकर बोला, जैसा आप चाहें वैसा कीजिए माँ, ये घर आपका भी है। हमें आप में अपनी माँ दिखाई देती है। आज के बाद हम आपको कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। ये कहते हुए वीर की आंखें नम हो गई थी। कल्याणी जी ने वीर की आंखों में नमी देख ली। उन्होंने वीर के हाथ को पकड़कर कहा, वीर हमारे कोई बेटा नहीं था, लेकिन दामाद के रूप में भगवान ने मुझे एक बेटा दे दिया। मेरे लिए जैसे अधीरा वैसे ही आप हो। अब कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी माँ नहीं है, मैं अधीरा के साथ आपकी भी माँ हूँ। वीर की आंखें आंसू से भीग गई और वो कल्याणी जी के गले लग गया। कल्याणी जी भी भावुक हो गई थी। उन दोनों को देखकर बाकी सब भी भावुक हो गए थे। संजना अपने मन में सोचने लगी, भाई तो कितने अच्छे हैं, भाभी की माँ को भी कितना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो वीर भाई और मॉम एक दूसरे से नफरत करते हैं? जब मॉम और बाबा की शादी हुई थी तो भाई तो मतलब बहुत छोटे थे। तब ऐसा क्या हुआ था जो भाई और मॉम में इतनी दूरियां आ गई? भाई तो मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बहुत नफरत करते हैं वो मॉम से। और मॉम वो तो भाई को महल में देखना भी नहीं चाहते। कुछ तो ऐसा है जो सबसे छुपा हुआ है, लेकिन क्या? मुझे इसका पता लगाना चाहिए। आखिर मुझे भी तो सब कुछ पता होना चाहिए और मैं भी तो चाहती हूँ कि भाई भी हमारे साथ रहें।
क्या पता मैं ही इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दूं। और अगर एक बार उनके बीच की दूरियां खत्म हो गई तो फिर हम सब साथ रहेंगे। मुझे भाई से छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। और अब तो भाभी भी आ गई है। उनके साथ मिलकर मैं बहुत मस्ती किया करूंगी और कभी बोर भी नहीं हुआ करूंगी। संजना कहाँ खोई हुई हो बेटा? आओ, खाना लग गया है, जल्दी हाथ धोकर आ जाओ। कल्याणी जी की आवाज से संजना अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखा कि खाना लग चुका था। वीर और अनुराग भी फ्रेश होकर आ गए थे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो संजना भी हाथ धोकर आ गई और सबके साथ खाना खाने लगी। आज पहली बार वीर के घर में इतने सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और हवेली की रौनक देखते ही बन रही थी। अपने घर में रौनक देखकर वीर का मन खुशी से भर गया। ये रौनक अधीरा के कारण ही थी। वीर प्यार से अधीरा को देखते हुए खाना खा रहा था तो अनुराग सपना को देखकर खाना खा रहा था। सब खाना खा ही रहे थे कि संजना का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाल कर देखा तो उसकी मॉम का फोन था। उसने जल्दी से फोन पिक किया और उसे अपने कान से लगाते हुए बोली मॉम। उधर से रागनी की आवाज आई, कहाँ हो संजना, सुबह से गायब हो? संजना बोली, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ मॉम, बस अभी निकल रही हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया और जल्दी से खाना खाते ही खड़ी हो गई और वीर के पास आकर वीर को साइड से हक करते हुए बोली, भाई मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो वीर बोला, ठीक है पर ध्यान से जाना और पहुंचते ही हमें मैसेज कर देना। ठीक है भाई। ये बोलकर संजना चली गई। उधर रागिनी भड़क रही थी। ये लड़की जरूर उस वीर से ही मिलने गई होगी। मुझे अब इस पर नजर रखनी होगी। जब से आई है तब से गायब हो जाती है, वो भी दिन भर के लिए। समझा समझा कर थक गई हूँ इस लड़की को, पर मुझसे झूठ बोलकर चली जाती है। कहीं वीर ने इसे कुछ बता दिया तो, और अगर संजना ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया तो, उसने संजना को मेरे खिलाफ कर दिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने दूंगी? रागिनी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे भानु प्रताप जी खड़े थे। उनको देखकर रागिनी हड़बड़ा गई। भानु प्रताप जी को देखकर रागिनी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, आप आ गए, मैं आपके लिए पानी मंगवाती हूँ। भानु प्रताप जी बोले, रहने दीजिए, अभी हमें पानी नहीं चाहिए। अभी आप क्या कह रही थी, क्या होने नहीं देंगी? रागिनी अटकते हुए बोली, वो क्या है ना, जब से संजना वापस आई है घर में रुकती ही नहीं है। कभी कहीं निकल जाती है तो कभी कहीं। उसका इस तरह से घूमना बाहर सेफ नहीं है। कल से मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी और अगर घर से बाहर जाएगी तो बॉडीगार्ड्स के साथ जाएगी। भानु प्रताप जी बोले, रागिनी आप हमारी बेटी पर इतनी पाबंदी मत लगाइए। इतने सालों बाद वो घर आई है, घूमने दीजिए उसे अपने दोस्तों के साथ। वैसे भी वो बड़ी हो गई है और अपना ख्याल वो खुद रख सकती है। भानु प्रताप जी की बात सुनकर रागिनी अपना मन महसूस कर रह गई। भानु प्रताप जी अपने मन में बोले, हम जान गए हैं कि आप संजना पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती हैं। आप ये सब इसलिए कर रही हैं कि वो वीर से मिल ना सके, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। इधर हवेली में खाना खाकर वीर अपने कमरे में चला गया। उसने अनुराग को घर भेज दिया था। कमरे में आकर वीर चेंज करने चला गया। वीर के जाने के बाद कल्याणी जी ने अधीरा को दवाई खिलाई और उसे उसके रूम में भेज दिया। अधीरा के जाने के बाद कल्याणी जी सपना के साथ अपने रूम में चली गई। अधीरा अपने कमरे में आ गई। उसके कमरे में आते ही वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अधीरा ने भी उसकी कमर पर हाथ रख लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखों से आंसू छलक गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस एहसास को महसूस करने के लिए ये दोनों कब से तरस रहे थे। वीर ने उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे भरी आंखों से देखते हुए बोला, हम जानते थे कि तुम्हें हमारा प्यार जरूर याद आएगा, और अगर याद ना भी आया होता तो फिर भी हम तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देते। हम तुम्हें अपने प्यार की बारिश में इतना भिगोते थे कि तुम्हारा दिल हमें फिर से प्यार करने के लिए मजबूर हो जाता। हमने 3 साल तुमसे दूर रहकर कैसे गुजारे हैं ये हम ही जानते हैं। बहुत तड़पे हैं हम तुम्हारे लिए। अधीरा की आंखें भी लगातार आंसू बहा रही थी। वीर ने उसकी आंखों को चूम लिया, फिर उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा। फिर उसने अधीरा को अपने सीने से लगा लिया।
अधीरा कुछ बोल नहीं रही थी, वो रो रही थी और चुप थी। फिर वीर को डॉक्टर की बात याद आ गई। उसने अधीरा से आगे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड पर लाकर लिटा दिया। वो नहीं चाहता था कि अभी अधीरा कुछ भी सोचे। वैसे भी कल्याणी जी ने वीर को बताया था कि अधीरा पूरे दिन सोती रही, वो शाम के समय ही उठी थी। शायद दवाई के असर की वजह से वो पूरा दिन सोती रही है और अब भी उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। अधीरा को बेड पर लिटाकर वीर भी उसके पास आकर लेट गया और अधीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसका चेहरा अपने सीने पर रख लिया। अधीरा ने भी उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस ली और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में ही वो नींद की आगोश में चली गई। वीर प्यार से उसका सिर सहलाता रहा और उसके सिर और माथे को चूमता रहा। अधीरा को ऐसे अपनी बाहों में भरकर लेटने से आज उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया जहां की खुशी उसे एक साथ मिल गई हो। वीर अपने मन में बोला, बस अधीरा, एक दो दिन की बात और है। हमें तड़पाने वाला, हम दोनों को जुदाई का दर्द देने वाला, तुम्हें रुलाने वाला, तुम्हें तकलीफ देने वाला अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। अब उसका हमारे हाथों से बचना नामुमकिन है। वीर को ये तो पता था कि अधीरा को सपना आता है और कोई उसको सपने में मारने की कोशिश करता है, पर वो सपने में क्या देखती है और उसके साथ क्या हुआ था, ये वो नहीं जानता था। ये तो उसे बस अधीरा ही बता सकती थी। वीर अधीरा को अपने आगोश में लिए उसे ऐसे ही देखते देखते गहरी नींद में सो गया। रात के 2 बजे के करीब अधीरा का शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और उसके हाथ वीर की टी शर्ट पर कस गए। वो नींद में ही बड़बड़ाने लगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मत मारो, मुझे जाने दो। वीर की एकदम से आंख खुल गई और उसने देखा कि अधीरा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। उसका शरीर कांप रहा है, उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ है, उसकी सांसें घुट रही थी। वीर ने जल्दी से उसे झिझोड़ कर उठाया। अधीरा उठो, आंखें खोलो अधीरा। अधीरा ने अपनी आंखें खोली। वीर को देखकर वो रोने लगी और जल्दी से वीर के सीने से चिपक गई। वीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ अधीरा, सब ठीक है। अधीरा अपना सिर उठाकर रोते हुए बोली, उसने उसे भी मार दिया और वो मुझे भी मार देगा। वीर उसके माथे को चूम कर बोला, हमारे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, डरते नहीं है जान। अधीरा फिर से उसके सीने से लग गई। एक छोटे बच्चे की तरह अधीरा उसके आगोश में समा गई थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो वीर ने पूछा, ठीक हो ना? अधीरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, वो बहुत बेरहम है, उसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया और फिर उसे मार डाला। वीर ने चौंक कर पूछा, किस लड़की को मार डाला? क्या तुम्हें सब याद है? अधीरा अपना सिर उठाकर बोली, हाँ, भूल गई थी सब कुछ, पर अब सब कुछ याद आ गया। उस भयानक रात ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया और वो दरिंदा आज भी पता नहीं कहाँ आजाद घूम रहा होगा। वीर ने देखा कि अधीरा बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उसकी आंखों में इस वक्त खौफ के साथ गुस्सा भी था। वीर ने महसूस किया कि अधीरा उससे कुछ बताना चाहती है। वो तो इस बात का पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था कि अधीरा खुद अपने मुंह से उसे सब कुछ बताए। वो बैठ गया और अधीरा को अपने सामने बैठाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, अधीरा, क्या तुम ठीक हो? अधीरा ने हाँ में सिर हिलाया तो वीर आगे बोला, क्या तुम हमें सब कुछ बता सकती हो? एक बार हमें सब कुछ बता दो, फिर हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। अधीरा की आंखों में आंसू आ गए। वीर ने उसके आंसू साफ किए और बोला, नहीं, अब और आंसू नहीं। तुम्हें पता है, हम 3 साल तक तुम्हारे लिए बहुत तड़पे हैं। हम सोचते थे कि तुमने हमें धोखा दिया है, पर हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमें सब कुछ बताओ कि हमारे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम उसके पास कैसे पहुंची। वीर ने अधीरा के हाथ पकड़ रखे थे। अधीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड्स के बाद अपनी आंखें खोलकर बोलना शुरू किया। आपके शिमला से जाने के बाद मैं अपने पेपर की तैयारी में लग गई। मैं 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी।
जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन पेपर करने के बाद हम सारे दोस्त पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए। पार्टी करने के बाद हम सभी अपने अपने घर की तरफ चल दिए। मैं भी अपने घर की तरफ निकल गई। मैं भी कुछ आगे गई थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। वो जगह सुनसान सी थी। उस गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे रोककर एक कागज दिखाकर मुझसे एक एड्रेस पूछा। मैं उस कागज को देखने लगी, तभी पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर एक रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। ये कहकर अधीरा की आंखों में आंसू आ गए। वीर ने कसकर उसके हाथ पकड़ लिए। फिर वो हिम्मत करके आगे बोली, जब मुझे होश आया तो मैं एक गाड़ी में लेटी हुई थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। वो एक घना जंगल था। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की पर पकड़ नहीं पाई। उस आदमी ने मुझे झटके से पकड़कर खींचा तो मैं कंकड़ और झाड़ियों पर गिर गई। वो सारी कंकड़ और झाड़ियां मेरी कमर में घुस गई और मेरी चीख निकल गई। पर उस आदमी को मुझ पर तरस नहीं आया। वो मुझे उन झाड़ियों और कंकड़ों पर से ही घसीटने लगा। मुझे बर्दाश्त से बाहर दर्द हो रहा था। मेरी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी, पर वहां मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसने मुझे घसीटना बंद नहीं किया। वो मुझे लगातार घसीटता रहा और मैं चिल्लाती रही, चीखती रही। वो मुझे घसीटते हुए एक लकड़ी से बने घर में ले गया और एक कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे उसमें धकेल दिया। मेरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और मेरे कपड़े जंगे जंगे से फट चुके थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी बेल्ट निकालकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे बेरहमी से पीट रहा था। वो मेरे जख्मों में ही मार रहा था, जिससे मेरे जख्मों में और भी ज्यादा दर्द होने लगा। ये कहकर अधीरा के आंसू बेतहाशा बहने लगे और जैसे जैसे अधीरा उसे बता रही थी वैसे वैसे वीर की आंखें अंगारे जैसी हो रही थी। अधीरा आगे बोली, वो जब मार मार कर थक गया तो उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। तभी उसके चेहरे पर एक लाइट पड़ी। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने उस लड़के को मार्केट में डांट दिया था। मैं हैरानी से बोली, तुम? वो लड़का बोला, हाँ मैं। फिर वो लड़का गुस्से में बोला, क्या कहा था तुमने कि मुझे थप्पड़ मारोगी? इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं, तो फिर तुम में कैसे आ गई? मैंने उससे डरते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम? वो हंसते हुए बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। फिलहाल तो तुम इस कमरे में आराम से पड़ी रहो। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ दूर दूर तक भी कोई नहीं है। यहीं काट कर जंगली जानवरों को फेंक दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो चुपचाप आराम से पड़ी रहो। ये कहकर उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं दूर जा गिरी। जो मेरे कपड़े जंगे जंगे से फट रहे थे उसमें से मेरे जख्म दिख रहे थे और उन जख्मों में भयंकर दर्द हो रहा था। मैं वहीं पड़ी रही क्योंकि मेरे हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और बाहर के जंगल को देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था और फिर बाहर अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं डर से कांप रही थी और बेतहाशा रो रही थी। उसने मेरे कमरे का गेट बंद किया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मैंने बराबर वाले कमरे का गेट खुलने की आवाज़ सुनी। फिर मैंने वहां किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी चीखों से मेरा दिल दहल रहा था। मैं किसी तरह से खड़ी हुई और उस कमरे में झांकने के लिए कोई जगह तलाशने लगी। तभी मुझे उस लकड़ी की दीवार से उस कमरे में थोड़ी सी रोशनी आती दिखाई दी तो मैंने उसमें झांक कर देखा तो वो लड़का उस लड़की के साथ दरिंदगी की हदें पार कर रहा था। मेरी रूह तक कांप गई। वो लड़की उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे छोड़ नहीं रहा था। उस हाथापाई में वो लड़की जख्मी भी हो गई थी। उसके सिर पर चोट लग गई थी और उसमें से खून निकल रहा था। फिर वो लड़की उससे हार गई और वो उस लड़की के साथ पूरी रात दरिंदगी करता रहा। मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी हालत में थी। सुबह तक वो लड़की मरने की हालत में पहुंच गई थी। सुबह हो गई थी, हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी।
सुबह जब उस लड़के ने देखा कि वो मरने की हालत में है तो उसने एक चाकू निकाला और उस लड़की का गला काट दिया। वो लड़की कुछ देर तक तड़पी और फिर उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। फिर वो घर से बाहर निकला और एक गड्ढा खोदने लगा। फिर वो उस लड़की को घसीटते हुए घर से बाहर लाया और उसे उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसने उस गड्ढे को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। ये सब करने के बाद वो लड़का घर के अंदर आ गया। मैंने उस लकड़ी के दरवाजे से झांक कर देखा तो वो आकर सोफे पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर उसने आराम किया। फिर एक शराब की बोतल निकाल कर पीने लगा। उसके साथ वो कुछ खा भी रहा था। कुछ देर बाद वो सो गया। मैं बहुत भूखी थी और दर्द से मेरा बुरा हाल था। दोपहर के बाद वो सोकर उठा और मेरे कमरे में आया। उसने फिर से मुझे अपनी बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। मैं उससे बहुत डर गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास खींचकर बोला, मैं शहर जा रहा हूँ और मेरे आने तक यहीं पड़ी रहना, वरना काट कर यहीं जंगल में दफना दूंगा। फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर वहां रख के एक पलंग पर लग गया और मेरा सिर घूमने लगा। फिर उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए और वो मुझे वहां बंद करके चला गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैं फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। अधीरा रो रो कर सब बता रही थी और वीर के दिल में एक आग दहक रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अधीरा को अपने सीने से लगा लिया। वो अधीरा से बोला, कैसे सहा होगा जान तुमने वो सब, और हम सोचते रहे कि तुमने हमें धोखा दिया है। हम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते रहे पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। हम भी बहुत तड़पे, बहुत रोए। हमने तुम्हें भुलाने की भी कोशिश की पर नहीं भुला पाए। हमने तुमसे इश्क किया है, तुम हमारी पहली मोहब्बत हो। हम कैसे भूल जाते तुम्हें। हमारी मोहब्बत सच्ची थी तभी भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। और जब हमें पता चला कि तुम हमें भूल गई हो, हमारे दिल पर क्या गुजरी थी हम तुम्हें बता नहीं सकते। बस बहुत रो चुकी हो तुम। अब तुम नहीं, अब वो रोएगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब करने की जुर्रत की। उसने वीर की मोहब्बत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब उसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। ये कहते हुए वीर की आंखें आग उगलने लगी। फिर वो अधीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करके बोला, बस अब और नहीं रोना, हम साथ हैं ना अब, और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि तुमने उस लड़की का चेहरा देखा था क्या? क्या तुमने पहले कभी उसे देखा था? अधीरा बोली, हाँ, मैंने उसका चेहरा देखा था पर मैंने पहले उसको कभी नहीं देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। वीर बोला, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हारा इतना जागना ठीक नहीं है। फिर वीर लेट गया और अधीरा को बिठा दिया और उसका चेहरा अपने सीने पर रख लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। अधीरा ने वीर को कसकर पकड़ लिया। वीर अपने मन में सोचने लगा। उस रात का खौफ अधीरा के दिल से अभी तक नहीं निकल पाया है। हमें अधीरा का ही नहीं, उस लड़की का भी बदला लेना है। इसलिए शायद भगवान अधीरा को एक ही सपना बार बार दिखाते रहे और शायद उस सपने की वजह से ही अधीरा को सब कुछ याद आ गया। ये सब भगवान की ही लीला है। उसने अधीरा को शांत किया और उसका सिर सहलाने लगा। धीरे धीरे अधीरा नींद की आगोश में चली गई। वीर की आंखों में अभी भी आग दहक रही थी। सब कुछ जानकर अब उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो उसे ढूंढकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेगा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो काफी समय तक अधीरा के अतीत के बारे में सोचता रहा। फिर थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख खुली तो अधीरा उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसने अधीरा के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बिखरी हुई थी। वीर ने उसके माथे को चूम लिया। वीर को अपनी शादी की पहली सुबह याद आ गई। कितनी मुश्किल से उसने अधीरा को जगाया था। फिर वीर को वो सब याद आ गया जो अधीरा ने उसे रात बताया था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। फिर उसे अपने नाना जी की बात याद आ गई कि अपना दिमाग शांत रखकर ही तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। उनकी बात याद करके वीर ने अपने मन में कुछ सोचा और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया, क्योंकि उसे अगर उस दरिंदे को पकड़ना है तो उसे अपने आप को शांत रखना होगा।
गुस्से में इंसान का दिमाग सही काम नहीं करता है और अभी तो उसे पकड़ने के लिए उसे जाल बिछाना है। वेड धीरे से उठा और उसे अच्छे से लिटाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसने देखा अधीरा अभी भी सो रही थी। उसे देखकर फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए अपने जिम में चला गया। वो जिम से बाहर आया तो कल्याणी जी पूजा घर में पूजा कर रही थी। उनको पूजा करते देखकर वीर को बड़ा अच्छा लगा। फिर वीर अपने कमरे में चला गया और शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आकर तैयार होने लगा। तैयार होकर वो अधीरा के पास आया और उसके माथे को चूम लिया। फिर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसके सिर को चूमकर अपना लैपटॉप और बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गया। नीचे हॉल में आकर उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लगा हुआ था और सपना भी ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। कल्याणी जी ने पूछा, बेटा अधीरा नहीं उठी अभी तक? वीर बोला, माँ उसे सोने दीजिए, अभी उसकी मेडिसिन चल रही है तो इस वजह से भी उसको ज्यादा नींद आ रही है और डॉक्टर ने भी कहा था कि उसको नींद बहुत आएगी तो इसलिए जब वो उठेगी उठ जाएगी। पर माँ उसको दवाई टाइम से देनी है तो अगर दवाई देने के समय तक वो ना उठे तो आप उसे उठाकर कुछ खिलाकर दवाई दे देना। कल्याणी जी बोली, ठीक है बेटा। फिर वीर ने सपना से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सपना बोली, जीजू ऑफिस जा रही हूँ। वीर उसे देखकर बोला, कोई जरूरत नहीं है अभी ऑफिस जाने की, अभी तुम्हें और माँ को अधीरा के साथ रहना है। अब हम भी ऑफिस जा रहे हैं तो उसे हमारे पीछे कौन देखेगा? सपना बोली, पर जीजू चाची जी तो है ना यहाँ। उसकी बात सुनकर वीर बोला, हम तुम्हारे बॉस है ना तो इट्स माई ऑर्डर। वीर के बॉस के अवतार में आते ही सपना वीर से डर गई और डरते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, यस सर, और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। फिर वीर कल्याणी जी से बोला, माँ प्लीज अभी आप मत जाइएगा, आप यहाँ हैं तो हमें अधीरा की कोई चिंता नहीं है। अगर आप चली गई तो हम तब तक ऑफिस नहीं जाएंगे जब तक अधीरा ठीक नहीं हो जाती। काम तो हमने बहुत किया है और आगे भी कर लेंगे, पर इस समय हमारे लिए अधीरा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कल्याणी जी अपनी बेटी के लिए वीर का प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। कल्याणी जी बोली, ठीक है बेटा, हम यहीं अधीरा के साथ हैं, आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए। वीर ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू माँ। कल्याणी जी भी मुस्कुराकर अपना नाश्ता करने लगी। वीर नाश्ता करके अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वीर की गाड़ी उसी फैक्ट्री में पहुंची। अनुराग वहां पहले से ही मौजूद था। वीर अपनी गाड़ी से उतरा। अनुराग उसके पास आ गया। उसने अनुराग से पूछा, मुंह खोला उसने। अनुराग बोला, रात से हमारे आदमियों ने उसकी अच्छी खासी खातिरदारी कर दी है पर अब तक ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि बहुत वफादार है ये उसका। वीर ने एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर बढ़ गया और मदन दादा के सामने रखी एक चेयर पर बैठ गया। मदन दादा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वीर उसको देखकर बोला, देखो, हमें एक बात बार बार कहने की आदत नहीं है। तुम नहीं बताओगे तो फिर भी हम उस तक पहुंच ही जाएंगे और वैसे भी तुम तो मर जाओगे तो वो जिंदा रहे या मरे, तुम पर क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान कुर्बान करना चाहते हो तो क्या वो इस लायक है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दो? सोच लो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। तुम मारे गए तो तुम्हारे बीवी बच्चे घर वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा उन्हें। जिसको तुम बचा रहे हो उसे तो मरना ही है। तुम बताओ या ना बताओ, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ है, बताना है या मरना है। मदन कुछ नहीं बोला तो वीर अपने आदमी से बोला, शूट। वीर की आवाज सुनकर वो जल्दी से बोला, बताता हूँ। वीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वीर ने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। बस वहां अनुराग ही रह गया। कौन है जो उस लड़की को ढूंढ रहा है और क्यों? मदन बोला, उस लड़की को करण प्रताप सिंह ठाकुर ढूंढ रहे हैं। करण का नाम सुनते ही वीर की आंखों में अंगारे दहकने लगे। वीर गुस्से में बोला, क्यों क्यों ढूंढ रहा है वो उसे? मदन बोला, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि 3 साल पहले उन्होंने जाल बिछाकर उसे उठवाया था, पर वो पता नहीं कैसे उनके हाथों से निकल गई। तब से वो उसे ढूंढ रहे थे। अब 3 साल बाद वो उन्हें दिखाई दी थी तो उन्होंने उसे ढूंढने के लिए मुझे एक फोटो दिया था। इसके अलावा उनके आदमी भी उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। वीर की गुस्से से नसें तन गई थी। वीर ने आगे पूछा, क्या जाल बिछाया था तुम लोगों ने? मदन बोला,
3 साल पहले मेरे पास करण प्रताप सिंह ठाकुर का फोन आया था। उन्होंने मुझे वीर प्रताप सिंह ठाकुर की एक साइट पर एक एक्सीडेंट करने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर वहां एक एक्सीडेंट कर दिया। उसमें एक आदमी भी मारा गया और काफी नुकसान भी हो गया। करण ने मुझे एक्सीडेंट करके तुरंत शिमला आने के लिए कहा। वो लड़की और वीर प्रताप सिंह ठाकुर एक दूसरे से प्यार करते थे। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वीर प्रताप सिंह वापस जयपुर आ गए और हम उस लड़की के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद वो लड़की घर से बाहर निकली और हम उसका पीछा करने लगे। आखिर शाम को हमें मौका मिल ही गया और हमने उसे एक एड्रेस पूछने के बहाने उठा लिया और जंगल में करण प्रताप सिंह ठाकुर के ठिकाने पर पहुंचा दिया। हम उस लड़की को छोड़कर वहां से आ गए, पर हमें बाद में पता चला कि वो करण प्रताप सिंह के चुंगल से बचकर भाग निकली थी। जैसे जैसे वो बता रहा था, वीर का खून खोल रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। वीर ने अपने गुस्से को शांत किया और आगे पूछा, वो उसे अब क्यों ढूंढ रहा है? आखिर वो चाहता क्या है? मदन बोला, उनका दिल आ गया था उस लड़की पर। अब जब उन्होंने उसे दोबारा देखा तो उसे फिर से पाने की ख्वाहिश जाग गई। वीर को अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने एक पंच मदन के मुंह पर मार दिया और मदन अपनी चेयर सहित दूर जाकर गिर गया। वीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो अनुराग ने उसे पकड़ लिया और बोला, नहीं वीर, और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अनुराग को भी अब तक ज्यादा नहीं पता था, पर अब अधीरा की सच्चाई उसे भी पता चल चुकी थी। अनुराग ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठ गया। वो वीर से बोला, वीर, अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। हमें पता चल गया कि वो कौन है, तो पहले हमें उसको देखना है। अब हमें सबसे पहले उसको पकड़ना है। वीर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसे अधीरा ने रात में जो कुछ बताया था वो उसके दिमाग में चल रहा था। उसकी अधीरा के साथ घिनौना खेल खेलने वाला और कोई नहीं, करण था। उन दोनों को जुदा करने वाला करण था। उसके जान से प्यारी अधीरा को इतनी तकलीफ देने वाला करण था। वीर गाड़ी में सीट से सिर लगाकर बैठ गया और अपने आप को रिलैक्स करने लगा। अनुराग वीर से बोला, हमें जो कुछ भी करना होगा सोच समझकर करना होगा। किरण प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर गया, अब उसका कुछ करना ही पड़ेगा, पर कुछ ऐसा हो कि उसकी असलियत अंकल के सामने आ जाए। वीर ने कुछ सोचा और बोला, गाड़ी होटल ले चलो। वीर का अभी ऑफिस जाने का मन नहीं था क्योंकि उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो घर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अधीरा को परेशान नहीं करना चाहता था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ गाड़ी मोड़ ली। होटल के रूम में पहुंचकर वीर और अनुराग सोफे पर बैठ गए। वीर कुछ सोच में डूबा हुआ था। अनुराग भी कुछ सोच रहा था। अनुराग बोला, आगे क्या करना है? हमें पूरा प्लान बनाकर काम करना होगा। वीर गुस्से में बोला, अभी तक हम चुप थे। हमसे हमारे बाबा छीन लिए पर हम चुप रहे। हमसे हमारा महल छीन लिया पर हम चुप रहे। हमसे हमारा हक छीन लिया पर हम चुप रहे। पर अब हमसे हमारी अधीरा, हमारी जिंदगी को छीनने की कोशिश की है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अनुराग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, मैं अब क्या करूं? वीर कुछ सोचकर बोला, तुम ऑफिस जाओ और वहां जाकर हमारी मीटिंग 1-2 दिन के लिए कैंसिल कर दो और जो भी जरूरी फाइल कंप्लीट करनी है वो कर दो क्योंकि 1-2 दिन हम बिजी रहने वाले हैं। अनुराग के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो उठकर चला गया और उसके जाने के बाद वीर अब प्लानिंग में जुट गया। अनुराग ने ऑफिस पहुंचकर पहले पूरे स्टाफ को चेक किया कि सभी सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर वो अपने कैबिन में आकर बैठ गया और काम करने लगा। अभी उसे कुछ देर ही हुई थी काम करते हुए कि टीना उसके कैबिन में आई और बोली, अनुराग, वीर सर कहाँ हैं? आजकल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आज भी अब तक नहीं आए। तो अनुराग बोला, वो किसी काम से गए हैं। तुम्हें कुछ काम था क्या उनसे? टीना बोली, आखिर उनसे ही तो काम है मुझे। अनुराग अपनी आईब्रो उठाकर बोला, क्या कहा तुमने? टीना बोली, कुछ नहीं। ये आजकल तुम्हारी और वीर सर की सेक्रेटरी क्यों ऑफिस नहीं आ रही है? क्या वीर सर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है? तो वीर मुस्कुराकर बोला, उन्हें तो कोई भी नहीं निकाल सकता। टीना उसे असमंजस से देखकर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? अनुराग बोला, कुछ नहीं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं वीर सर से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। टीना मुंह बनाकर बोली, नो थैंक्स, मैं खुद उनसे पूछ लूंगी।
ये कहकर टीना उसके कैबिन से निकल गई। अनुराग ने अपना सिर ना में हिलाया और काम में लग गया। कुछ समय बाद अनुराग किसी काम से टीना के कैबिन में आया तो टीना अपना मुंह दूसरी साइड करके किसी से बात कर रही थी। उस बातचीत में वीर और अधीरा का नाम सुनकर वो चौंक गया। वो किसी को बता रही थी। वीर सर भी नहीं आए और उनके सेक्रेटरी भी कई दिन से नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगाकर आपको फोन करती हूँ। दूसरी साइड से कुछ कहा गया तो वो बोली, नहीं, उस अधीरा की इतनी औकात नहीं है कि वो वीर सर की पत्नी बन सके। वीर सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मेरी शादी वीर सर से करवाएंगी। अगर उस सेक्रेटरी ने अपनी औकात भूलने की कोशिश की तो आप उसे उसकी औकात बता देना। हाँ, मैं आपको पता करके बता दूंगी कि दोनों कहाँ हैं। अब फोन रखती हूँ। फोन रखकर जैसे ही वो पलटी, अनुराग को अपने सामने देखकर वो घबरा गई और हड़बड़ाकर बोली, अनुराग, तुम कब आए? कोई काम था क्या? अनुराग उसको गहरी नजरों से देखकर बोला, हाँ, मुझे एक प्रोजेक्ट का डिजाइन चाहिए था जो वीर सर ने तुम्हें बनाने के लिए दिया था। टीना ने वो प्रोजेक्ट अनुराग को दे दिया। अनुराग वो प्रोजेक्ट लेकर चला गया। अनुराग ने फोन करके वीर को टीना की बातें जो उसने फोन पर सुनी थी वो बता दी। वीर, जो करण और रागिनी के लिए जाल बिछाने की प्लानिंग कर रहा था, ये सुनकर समझ गया कि टीना किसी को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रही है और वो और कोई नहीं, रागिनी है। वीर ने अनुराग को कुछ समझाया और फोन रख दिया। अनुराग मौके की तलाश करने लगा। फिर उसे मौका मिल ही गया। अनुराग ने टीना को ऐसे दिखाया कि वो चोरी से कुछ करने जा रहा है और टीना की नजरों में आकर वो कॉरिडोर की तरफ चला गया। टीना भी उसके पीछे पीछे आ गई। फिर अनुराग फोन पर बात करने लगा। वीर सर को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अधीरा उनके टाइप की नहीं है। कहाँ वो और कहाँ अधीरा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आज अधीरा से कोर्ट मैरिज कर ही ली। अब क्या कर सकते हैं? अब तो शादी कर ली है ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आए। आज ही तो शादी हुई है उनकी। आज कैसे आ जाते? और वैसे भी अपनी शादी वाले दिन कौन काम करता है? आज तो वो अधीरा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, बहुत काम है, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर अनुराग ने फोन रख दिया और टीना वहां से जल्दी से हट गई। अनुराग की बातें सुनकर उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। वो गुस्से में पागल हो गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कहीं बात करने लगी। उसको फोन पर बात करते देखकर अनुराग की आंखों में चमक आ गई। उसने वीर को मैसेज कर दिया, काम हो गया, टीना ने हमारा काम कर दिया। वीर को पता था कि अभी तक रागिनी को उसकी शादी के बारे में नहीं पता, क्योंकि संजना उसे बताएगी नहीं और अभी किसी को भी उनकी शादी के बारे में नहीं पता। वो रागिनी का दिमाग डिस्टर्ब करना चाहता था ताकि रागिनी उसके जाल में आसानी से फंस जाए और उसका काम टीना ने आसान कर दिया था। इधर भानु प्रताप जी के मैनेजर ने उनके सामने करण और रागिनी की बैंक डिटेल्स रख दी थी। उन दोनों के अकाउंट में इतना पैसा देखकर भानु प्रताप जी सोच में पड़ गए। फिर मैनेजर ने करण के घोटालों के सारे सबूत भानु प्रताप जी के सामने रख दिए। करण ने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए थे उन सब में उसने अच्छा खासा घोटाला किया हुआ था। भानु प्रताप जी के तो सारे सबूत देखकर होश ही उड़ चुके थे। वो अपना सिर अपनी चेयर पर लगाकर बैठ गई और मैनेजर को जाने का इशारा कर दिया। इधर संजना भी अपनी मॉम और भाई के बीच क्या हुआ था जानना चाहती थी। वो अपने कमरे की बालकनी में बैठी नीचे गार्डन में देख रही थी। दोपहर का समय था और मंगल काका महल के पीछे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। संजना ने उनको देखकर कुछ सोचा। उसे देखा तो रागिनी अपने कमरे में नहीं थी, वो शायद कहीं बाहर गई हुई थी। फिर वो उठकर नीचे आए और मंगल काका के कमरे की तरफ चली गई। वो मंगल काका के कमरे के बाहर आकर बोली, मंगल काका कहाँ हैं आप? मंगल काका जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए और संजना को देखकर बोले, अरे छोटी मैम साहब, आप यहाँ क्यों आई? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। संजना बोली, काका, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मंगल काका ने संजना को हैरानी से देखा और बोले, हमसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जो आपको यहाँ आना पड़ा? संजना मंगल काका को देखकर बोली, काका, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? काका मुस्कुराते हुए बोले, हम तो महल में बचपन से काम कर रहे हैं। पहले हमारे बाबा करते थे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी महल की सेवा करते आए हैं। संजना बोली,
तो फिर आपको तो इस महल और यहाँ के रहने वालों के बारे में सब पता होगा ना। मंगल काका बोले, हाँ मैम साहब, सब पता है। उनकी बात सुनकर संजना बोली, तो आपको तो ये भी पता होगा कि भाई महल छोड़कर क्यों गए थे। ऐसा क्या हुआ था जो भाई को महल छोड़कर जाना पड़ा। संजना का सवाल सुनते ही मंगल काका घबरा गए और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो जल्दी से बोले, मैम साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हम चलते हैं। ये कहकर मंगल काका वहां से चले गए और संजना उनको ऐसे हड़बड़ी में जाते देखकर हैरान रह गई। वो अपने मन में बोली, कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रहे हैं, पर वो क्या है मैं ये आपसे जानकर ही रहूंगी। संजना अपने कमरे में आ गई और अपनी ही सोचों में गिर गई। रागिनी महल आई और अपने रूम में चली गई। वो आकर आराम से सोफे पर बैठी थी कि उसके पास किसी का फोन आया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से जो कहा गया उसको सुनकर उसके होश उड़ गए। वो कॉल किसी और का नहीं, टीना का था। वो जल्दी से उठी और करण के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। करण अभी सो रहा था। रागिनी ने उसे आवाज लगाई, करण करण जल्दी उठो। करण उठते हुए बोला, क्या है माँ, आप चैन से सोने भी नहीं देती। रागिनी बोली, जो खबर मैं सुनाने वाली हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाने हैं। करण मुंह बनाकर बोला, अब कौन सी आफत आ गई। रागिनी बोली, आफत ही तो आ गई, हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। करण चिल्लाकर बोला, माँ साफ साफ कहो, बात क्या है। रागिनी बोली, उस वीर ने शादी कर ली, वो भी एक मामूली लड़की से। उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, अब हम क्या करेंगे। ये सुनकर एक बार को तो करण के भी होश उड़ गए। करण बोला, आपको कैसे पता। रागिनी बोली, अभी दिवाली पर मैं भानु जी को लेकर वीर की हवेली गई थी, तो मैंने वहां दो लड़कियां देखी थी। उनमें से एक बहुत खूबसूरत थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वीर और उसमें कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर मैंने वीर के ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को उनके पीछे लगा दिया। 5-6 दिन से वो लड़की और उसकी बहन काम पर नहीं आ रही थी और वीर भी बिना बताए कहीं गायब हो जाता है। तो आज उसे पता चल गया कि वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वीर ने उससे शादी कर ली है और वो उसके घर में है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब वो वीर प्रॉपर्टी के लिए किसी से भी शादी कर सकता है। अब हम क्या करेंगे। करण बोला, माँ रिलैक्स, आप क्यों चिंता करती हैं, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। अब उसने शादी की है तो लड़की अच्छी ही होगी और अच्छी चीज पर उसका नहीं मेरा राइट है। रागिनी चौंकर बोली, क्या मतलब। करण मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस जो पहले किया था वो ही अब करूंगा। 3 साल पहले कब मैं डूबा रहा और 3 साल अब और डूबा रहेगा, पर पिछली चिड़िया हाथ से निकल गई थी, इस बार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलने दूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए माँ, मेरे रहते वो कभी चैन से जी ही नहीं सकता। रागिनी गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, पर यह प्रॉपर्टी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। नहीं निकलेगी माँ, ये सब कुछ हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया और रागिनी अपने कमरे में आ गई। उसने करण की बात का यकीन तो कर लिया, पर उसे करण पर भरोसा नहीं था। वो इस समय बहुत परेशान थी। रागिनी टीना से मिलने के लिए निकल गई थी। इधर वीर ने सारी प्लानिंग कर ली थी और अनुराग को उसने एक काम सौंपा था जिसे अनुराग ने बखूबी कर दिया था। अनुराग वो काम करके वीर के पास पहुंच गया। अनुराग के आते ही वीर उसके साथ उसी फैक्ट्री के लिए निकल गया। उधर महल में संजना मंगल काका के पास फिर से आ गई थी। वो बहुत जिद करने लगी तो मंगल काका अपने कमरे की तरफ चल दिए। रागिनी तो महल से चली गई थी तो संजना को अब कोई डर नहीं था। संजना जब महल के पीछे जा रही थी तभी भानु प्रताप जी भी महल आ गए और उन्होंने देखा कि संजना महल के पीछे की ओर जा रही है तो वो भी उसके पीछे चल दिए, ये देखने के लिए कि संजना कहाँ जा रही है। उन्होंने देखा कि संजना मंगल काका के कमरे में चली गई। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो भी मंगल काका के कमरे के बाहर आ गए और खिड़की पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। संजना मंगल काका से वीर के बारे में पूछ रही थी और मंगल काका कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थे। तो संजना बोली, काका, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगी। मंगल काका को उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। वो संजना से बोले, छोटी मैम साहब, हम आपको सब बता देंगे।
पर हमसे वादा कीजिए कि ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी, आप किसी को भी नहीं बताएंगी। संजय ने मंगल काका से वादा कर लिया कि वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद मंगल काका ने उसे वीर की माँ की मौत से लेकर रागिनी के घर में आने और वीर को परेशान करने, फिर वीर को महल से भागने की सारी बातें बता दी। वीर के अपने नाना जी के घर जाने पर रागिनी ने उसे वहां भी आराम से रहने नहीं दिया। फिर वीर पर हमला करवाया, जिससे उसके नाना जी उसे अमेरिका लेकर चले गए और सालों बाद लौट कर आए। जैसे जैसे मंगल काका संजना को बता रहे थे, वैसे वैसे संजना के आंसू बह रहे थे और मंगल काका के कमरे के बाहर खड़े भानु प्रताप जी तो जैसे सुन्न हो गए थे। सब कुछ जानकर उनके तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। एक गलत औरत पर भरोसा किया और अपने फूल से मासूम बच्चे पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। रागिनी ने जो दिखाया वो देखा, जो उसने कहा वो सुना, कभी खुद से सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाला और बोझिल कदमों से वापस लौट गए। संजना भी सच जानकर बहुत दुखी थी। उसकी सगी माँ इतनी बेरहम और शातिर होगी, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी तो वीर उससे भी नफरत करता था, उसे देखकर मुंह मोड़ लेता था। आज सच्चाई उसके सामने थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सच के साथ कैसे जिएगी। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसे पता था कि रागिनी घर पर नहीं है, पर उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी, तो उसने कमरे में झांक कर देखा तो भानु प्रताप जी कमरे में थे। संजना ने अपने आंसू साफ किए और भानु प्रताप जी के पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि भानु प्रताप जी रो रहे थे। अपने पिता को रोते देखकर संजना घबरा गई और बोली, क्या हुआ बाबा साहब, आप रो क्यों रहे हैं? भानु प्रताप जी कुछ नहीं बोले तो संजना बोली, प्लीज बाबा साहब क्या हुआ, कुछ तो बताइए, मुझे घबराहट हो रही है। भानु प्रताप जी बोले, बेटा हमने तुम्हारी और मंगल की सारी बातें सुन ली हैं। हमने अपने मासूम से 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया? रागिनी की बातों पर विश्वास करके हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को सजा देते थे, उसे अपने से दूर रखते थे ताकि वो सुधर जाए, जबकि वो तो बिगड़ा हुआ था ही नहीं। करण के साथ खेलते थे, बातें करते थे ताकि करण को इस घर में परायापन ना लगे, और अपने बच्चे को अपने ही घर में परायापन दे दिया। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था और हम सोचते थे कि वो बदतमीज हो गया है इसलिए हमसे छुपता है। पापा ने कहा कि वो डिप्रेशन में है, तो सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पर वो सब सच था। रागिनी ने उस पर वहां हमला करवाया और हम हर बात से अनजान रहे। वो हमें रागिनी के साथ देखकर डर जाया करता था और हम समझ नहीं पाए। तभी रागिनी उसे वापस लाने पर इतना जोर देती थी और उसे कुछ न कुछ ऐसा कहकर आती थी कि वो डरकर अपने कमरे में भाग जाता था। अपने दादाजी से मिलने भी वो रागिनी के डर से ही नहीं आया, क्योंकि उसे लगा होगा कि वो उसे फिर से महल में ही रोक लेगी। अगर हम रागिनी की बातों में आकर जबरदस्ती उसे महल ले आते तो रागिनी उसे या तो मार देती या पागल कर देती। हमें अब समझ आ रहा है कि रागिनी पापा से इतनी क्यों चिढ़ती थी, क्योंकि वो वीर की रक्षा कर रहे थे। तभी पापा उसे यहाँ से दूर ले गए और हमें इतने सालों तक नहीं बताया कि वो वीर के साथ कहाँ है। हे भगवान, ये हमने क्या किया? अब सारी सच्चाई जानने के बाद हम किस मुंह से सामना करेंगे वीर का? ये कहकर भानु प्रताप जी फूट फूट कर रो दिए। संजना के आंसू भी लगातार बह रहे थे। इधर वीर और अनुराग ने मदन दादा से करण को फोन करके ये कहलवाया कि वो फोटो वाली लड़की अधीरा उसे मिल गई और वो उसे एक जगह लेकर छुपा हुआ है, क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने करण से कहा कि वो उसे अपनी लोकेशन भेजवाए, वो जितनी जल्दी हो सके उस लोकेशन पर पहुंच जाए। करण थोड़ी देर पहले ही अपनी गाड़ी लेकर निकला था। वो जोश में आकर अकेला ही उस लोकेशन के लिए निकल गया। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। वहां एक बहुत बड़ा गोदाम था। वो गोदाम के बाहर आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और मदन को फोन मिलाया तो बेल जाने लगी और बेल की आवाज गोदाम के अंदर से आ रही थी। वो मुस्कुराकर गोदाम के अंदर चला गया। गोदाम के अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। सामने चेयर पर अपने हाथ में मोबाइल लिए वीर बैठा था। वीर को देखते ही उसके पैर कांपने लगे। वो अपने पैर पीछे करके बाहर की तरफ भागने लगा।
तभी अनुराग अपने आदमियों को लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सब आदमियों के हाथ में गन थी। करण के पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। वो थर थर कांपने लगा। वीर के आदमियों ने उसे घेर लिया और उसे पकड़कर वीर के सामने ले गए। वीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम टू हेल। आज तुम्हारे सारे कुकर्मों का हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। करण हकलाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अंजाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उसके आदमियों ने करण को एक कुर्सी पर बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दी। फिर उसने करण की एक वीडियो बनाई और रागिनी को फोन मिला दिया। रागिनी ने फोन उठाया और बोली, हेलो। उधर वीर ने कहा, मिसेस रागिनी कैसी हो? उसने पहचान लिया कि वो वीर है। वीर के आगे बोलने से पहले ही वो व्यंग से बोले, आज कैसे फोन कर लिया? अपनी शादी की खबर देने के लिए फोन किया है क्या? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो खबर मुझे पहले ही मिल चुकी है और तुम अपनी उस 2% की बीवी को हो सके तो बचा लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी बनने के बाद वो अब इस दुनिया में जीने का हक खो चुकी है। वीर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, उसकी छोड़ो, उसे तो अब कोई छू भी नहीं सकता। तुम अपने जिगर के टुकड़े के बारे में सोचो जिसके लिए तुमने ये सब किया। वो इस समय हमारे पास है। हम तुम्हारे पास एक वीडियो भेज रहे हैं और एक लोकेशन भी। अगर उसे बचाना है तो 15 मिनट के अंदर आ जाओ। तुमसे एक डील करनी है तो आमने सामने हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आफ्टर ऑल हमारे पिता की पत्नी जो हो। अगर तुम 15 मिनट में नहीं पहुंची तो हम इसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर तुम इस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये कहकर वीर ने फोन काट दिया और उसके मोबाइल पर वीडियो भेज दिया। वो वीडियो देखकर रागिनी की हालत खराब हो चुकी थी। रागिनी का दिमाग वैसे ही खराब था। वो सोचने लगी, अपनी शादी वाले दिन ये वीर कौन सा गेम खेल रहा है? शायद वो ये सब इसलिए कर रहा है कि मैं इसकी बीवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। आज भी डरता है मुझसे, इसलिए पहले ही डील करना चाहता है। कोई बात नहीं, एक बार करण को छुड़ा कर ले आऊं, फिर इसकी बीवी का ऐसा अंजाम करूंगी कि मुझसे रहम की भीख मांगेगा। ये कहकर रागिनी भी बिना सोचे समझे वहां अपने आदमियों के बिना वीर की भेजी गई उस लोकेशन के लिए निकल गई। उधर अनुराग ने भानु प्रताप जी को कॉल किया। संजना भी उनके साथ ही थी। वो दोनों अभी तक भी रो रहे थे। अनुराग का फोन देखकर भानु प्रताप जी ने अपने आंसू साफ किए और कॉल उठाया तो अनुराग बोला, अंकल आप कहाँ हैं? भानु प्रताप जी बोले, बेटा हम इस समय घर पर हैं। अनुराग बोला, आपको एक लाइव वीडियो की लिंक भेज रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप पर ज्वाइन कर लीजिए। पर अंकल आपको धैर्य से काम लेना होगा। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा तमाशा देखने के बाद ही कुछ कहिएगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। भानु प्रताप जी कुछ समझ नहीं पाए और वो असमंजस से अपने मोबाइल को देखने लगे। फिर भानु प्रताप जी ने अपना लैपटॉप ऑन किया तो उनके पास एक लिंक आ गया और उन्होंने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, एक लाइव वीडियो उनके सामने खुल गया जिसमें करण एक चेयर पर बंधा हुआ बैठा था और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। उसको ऐसे देखकर भानु प्रताप जी और संजना की आंखें खुली की खुली रह गईं। आगे क्या होगा? वीर अब करण और रागिनी के साथ क्या करेगा? क्या वो रागिनी को छोड़ देगा? क्या अधीरा करण को सजा मिलते अपनी आंखों से देख पाएगी? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।